सो गाइस, अब हम सेंट्री के आखिरी और फाइनल इशू में आ चुके हैं और मुझे पता है कि आप इस एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि इसकी सारी सीरीज़ के एपिसोड थे ही ऐसे। लेकिन अब हम क्योंकि लास्ट एपिसोड में आ गए हैं तो मैंने सोचा कि आपको मैं एक बार पूरा एक बड़ा रिकैप दे दूं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो इसके पहले एपिसोड्स में हमने यही देखा था कि सेंट्री के साथ जो है अभी वो उसने एवेंजर्स को ज्वाइन नहीं करा है क्योंकि उसका दिमागी इलाज चल रहा है एक डॉक्टर के ज़रिए। वो डॉक्टर से हर चीज़ पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आजकल कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है। और हमें ये पता चलता है कि सेंट्री ने जो है वॉइड को एक बेसमेंट के अंदर कैद किया हुआ था अपने घर के, और वो उससे कभी कभार जाके वहाँ पे बात वगैरह भी किया करता है। लेकिन वॉइड जो है हमेशा उसको टॉन्ट वगैरह करता है और हमें ये पता चलता है कि सेंट्री जो है अपनी दिमाग की कुछ मेमोरीज़ भूलते जा रहा है और वो मेमोरीज़ वॉइड को याद हैं। तो वॉइड उसको एक जर्नल के बारे में बताता है और उसको पता चलता है कि वो जर्नल नेगेटिव जोन के अंदर है। लेकिन नेगेटिव जोन जाने से वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है क्योंकि सेंट्री की पावर्स वहाँ जाके बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो वो अपने साथ इनक्रेडिबल हल्क यानी उसका जो सबसे पुराना दोस्त है उसको साथ ले जाता है ताकि जब वो कमज़ोर पड़े तो हल्क उसकी मदद कर सके। लेकिन नेगेटिव जोन में जब वो जर्नल से जाके पूछ ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि अचानक वॉइड वहाँ पे आ जाता है और उस जर्नल को मार देता है। और यही नहीं, वो साथ साथ इनक्रेडिबल हल्क को भी टॉर्चर करता है और उसके जिस्म की हर एक हड्डी को चकनाचूर कर देता है तोड़ के। शॉकिंग बात यहाँ पे ये है कि आज तक हम समझ रहे थे वॉइड जो है वॉल्ट के अंदर है यानी उस तिजोरी के अंदर है जो कि सेंट्री की थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो नेगेटिव जोन के अंदर कहीं से अपीयर हो जाता है। और इसी तरह हल्क और सेंट्री जो है वापसी घर पे आ जाते हैं और सेंट्री को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है। तो दूसरी तरफ प्रोफेसर भी यानी कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं वो उससे ये सारी बातें पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है हमेशा सेंट्री जो है घुमा देता है, उसको बताने का जवाब नहीं देता है। तो एक दिन हैमरहेड नाम का जो विलन है वो डॉक्टर कर्नीलियस के पास उनके घर पे आता है और बोलता है कि मुझे वॉइड के बारे में सारी जानकारी चाहिए। तो डॉक्टर उसको मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा जो काम है वो बहुत स्टेप बाय स्टेप चलता है, अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया तो मेरी सारी मेहनत पानी फिर जाएगा उसके ऊपर। तो हैमरहेड बोलता है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम अपनी बीवी बच्चों को दोबारा जिंदा देखना चाहते हो तो ये तुम्हें मेरे लिए करना होगा। सेंट्री जो है वॉइड से बात क्या करता था, उस कमरे में कुछ भी नहीं था बल्कि सिर्फ एक कुर्सी और एक शीशा रखा हुआ था। तो ये बात डॉक्टर को जब पता चलती है तो वो सीधा सीधा जाके उससे सवाल करना शुरू कर देते हैं वॉइड के बारे में। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वॉइड और सेंट्री और रॉबर्ट ये तीनों पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही होती हैं, मतलब कभी कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा था कभी कोई। तो अभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट जो है उस बिल्डिंग से निकल के भाग जाता है एक पार्क के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं सेंट्री और वॉइड दोनों जो चीज़ें हैं अलग हो चुकी होती हैं, मतलब अब ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हो चुके हैं। और हमें शॉकिंग बात यहाँ पे ये पता चलती है कि वॉइड जो है वो हमेशा से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स ही था, मतलब रॉबर्ट रेनॉल्ड्स जो था कभी भी सेंट्री नहीं था, जिसको हम आज तक सेंट्री समझते हुए आ रहे हैं वो कभी था ही नहीं। मतलब जो हम समझते थे कि सेंट्री असली है और वॉइड उसका एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बात ही उल्टी है। असल में रॉबर्ट रेनॉल्ड हमेशा से वॉइड ही बनना चाहता था और सेंट्री उसका एक अच्छा एस्पेक्ट था, लेकिन वो हमेशा इसको छुपा के रखता था। और उसी ने डॉक्टर कर्नीलियस को हायर किया था ताकि कर्नीलियस जो है इसकी एंटिटीज़ यानी दोनों पर्सनैलिटीज़ को अलग कर सकें और इस तरह जो है पूरी दुनिया के सामने ये साबित हो जाए कि रॉबर्ट रेनॉल्ड ही हमेशा से वॉइड था और उसका सारा कसूर सारा गुना जो है रॉबर्ट रेनॉल्ड के सर पे चले जाए ना कि वॉइड के। और इस तरह हम देखते हैं सेंट्री जो है वो पता लगाने की कोशिश करता है कि वो सच में है भी या नहीं, मतलब वो सच में कुछ मायने रखता है या नहीं। और वो अपना ओरिजिन भी बताता है डॉक्टर कर्नीलियस को कि उसको जैसे कि वो लोग अलग हो गए हैं तो उसकी मेमोरीज उसके पास काफ़ी वापसी आ गई हैं। तो बताता है कि सेंट्री ने हमेशा से झूठ कहानी बनाई है कि उसको एक फार्मूला मिला था, जबकि वो फार्मूला उसने एक ऑफिस से चुराया था डॉक्टर के, क्योंकि उस वक्त उसको नशे की लत लगी हुई थी और उसको नशा करने के लिए कुछ अलग चाहिए था और उसको नहीं पता था उसके अंदर क्या है, और वो पी जाता है और उसी वक्त जो है वॉइड का जन्म हो जाता है और सेंट्री का भी। आज तक हम ये देखते थे कि रॉबर्ट रेनॉल्ड एक अच्छा आदमी है, उसको वो फार्मूला मिला था, जबकि वो फार्मूला उसने चुराया था एक डॉक्टर के लैब से। और इसीलिए देखते हैं हम सेंट्री जो ये ढूंढने के लिए निकल जाता है कि वो हकीकत में है भी या नहीं, क्या वो सच में रॉबर्ट है या नहीं। तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसकी कुछ डीप मेमोरीज को पता लगाते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक बिल्डिंग आती है और वो बताते हैं कि तुम इसी बिल्डिंग के अंदर बनाए गए थे। सेंट्री जो है सबसे पहले इसी बिल्डिंग के अंदर पैदा हुआ था। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ ये जगह मैं पहचान गया हूँ, लेकिन अचानक तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुमने ये जो देखा है इस सबको भूल जाओ, ये समझो कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तुम उस बिल्डिंग के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, अगर तुम गए तो वो कुछ बहुत बुरा होगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, तुमने जो देखा वो भूल जाओ। लेकिन सेंट्री को क्योंकि अब ये बात पता चल गई थी और उसका दिमाग जो उसको ये बोल रहा था कि तुम वहाँ पे जाओ, और इन्हीं बीच हम एक तीसरी आवाज़ भी देख रहे होते हैं जो उसको ये बोल रही होती है कि तुम असली में नहीं हो, तुम एक मर्डरर हो, तुम्हारी कोई बीवी नहीं है, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, तुम कोई रॉबर्ट नहीं हो। लेकिन सेंट्री जैसे उस बिल्डिंग में जाता है वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ते जाती है और वो उससे बात करना शुरू कर देती है। और अचानक हम देखते हैं कि सेंट्री अपनी आंख बंद करके वो सारी मेमोरीज को देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो आंख खुलती है उसकी तो उसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। वो अपने सेंट्री के यूनिफॉर्म में नहीं होता, वो रॉबर्ट के यूनिफॉर्म में कपड़ों में होता है और उसकी हालत भी बहुत ख़राब हुई होती है, उसको बांधा हुआ होता है और वो एक बेड पर बैठा होता है जैसे कि वो कोई पागल खाने का मरीज़ हो। अब आगे हम देखते हैं कि रॉबर्ट यानी कि अब हमें ये नहीं पता कि सेंट्री है कि ये रॉबर्ट, तो मैं इसको रॉबर्ट के नाम से ही बुलाऊंगा।
तो हम देख रहे हैं कि वो बैठा हुआ है हॉस्पिटल के कमरे में, जहाँ पे पीछे फैंटास्टिक फोर, हल्क वगैरह की पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, जो कि मेरे ख्याल में उसने खुद ही बनाई हैं। और वो जो तीसरी आवाज़ है अब सिर्फ वही बात कर रही है और बोल रही है कि तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम तो एक आदमी भी नहीं हो, तुम तो पता नहीं क्या हो, तुम्हें तो ये खुद भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अचानक उसके कमरे के अंदर लाइट्स जलती हैं और वहाँ से उसके कोई बात कर रहा होता है इंटरकॉम पे। तो वो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। तो वो जो उससे बात कर रहा है वो बोलता है कि तुम बिल्कुल सेफ़ हो, और वो बताता है कि ये जैकेट जो है तुम्हारी खुद की प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि तुम सुकून से सो सको, क्योंकि तुम नींद में हाथ पैर बहुत चलाने लग गए हो आजकल। तो वो बोलता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है इस सब की फ़िक्र तुम नहीं करो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करने वाला। हम अभी हमने तुम्हारे ऊपर एक शॉक थेरेपी करी है, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन फ़िक्र नहीं करो, तुम थोड़ी देर में बिल्कुल सही हो जाओगे और एक नॉर्मल इंसान की तरह चलने फिरने लग जाओगे। और बोलता है कि क्या ये नाम जॉन विक्टर विलियम, इससे तुम्हें कुछ याद आता है। तो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है, क्या तुम मुझे बताओगे ये कौन है। तो बोलता है कि हाँ, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि जॉन विक्टर विलियम जो हो वो तुम ही हो। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ये कैसे हो सकता हूँ, मैं तो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स हूँ। वो बोलता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में अजीब अजीब चीज़ें हो रही होंगी और वो तुम सब तुम्हें अजीब लग रही होंगी, लेकिन जॉन ये तुम सब आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली रियलिटी भूलते जा रहे हो। तुमने जो है अपनी एक अलग ही ज़िंदगी बना ली कि तुम किसी किस्म के रॉबर्ट रेनॉल्ड हो। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्टर चलता है और उसमें लिंडी की पिक्चर आती है। तो वो बोलता है कि ये तो लिंडी है मेरी बीवी। तो वो बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारी बीवी नहीं है जॉन, ये तो तुम्हारी पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसन है और इसका नाम जो है मेलिंडा है, और तुम्हारा नाम जॉन विक्टर विलियम्स है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था जॉन? क्या तुम हमें बताना चाहते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो बोलता है कि तुम पागल हो गए, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरी बीवी है, मैं इससे प्यार करता हूँ। जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, तुमने इसको मार दिया है और तुम्हें तभी यहाँ पे लाया गया है। क्या? और वो बताता कि ये वेट्रेस थी एक लोकल स्टोर में, जहाँ पे तुम गए और तुमने उस औरत को 37 बार एक चाकू से मारा उसके कमर के अंदर, और वो वहीं पे मर गई। इसी वजह से तुम यहाँ पे लाए गए हो। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना, तुम्हारा माइंड जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो और बिल्कुल सच सच बताना। तो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस कर रहा हूँ, मुझे स्किन जो है बहुत काट रही है, मुझे बस यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और वो बोलता है कि क्या वाकई में वो एक वेट्रेस थी? तो हम देखते हैं कि वो जो डॉक्टर है कमरे के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि जॉन, और वो बोलते हैं कि जॉन अब तुम बिल्कुल सेफ हो और हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हें फिर से ठीक करने में, तुम इन सब की फ़िक्र नहीं करो। और यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा आगे आपको बता देता हूँ थोड़ी डिटेल्स। वो जो तीसरी आवाज़ है अब वही टोटली उससे बात कर रही है कि तुम जो हो जॉन विक्टर विलियम्स हो, तुम कोई रॉबर्ट रेनॉल्ड नहीं हो, तुम कोई सेंट्री नहीं हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो बैठ के कॉमिक्स वगैरह बनाता रहता है, और डॉक्टर कर्नीलियस भी यहाँ पे जो है एक पेशेंट है, और सू स्टॉर्म जो है यहाँ पे एक नर्स है। मतलब वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पे कुछ और हैं। जो कर्नीलियस उसका दोस्त वहाँ पे हुआ करता था डॉक्टर, वो यहाँ पे एक पेशेंट है और वो भी खुद इलाज के लिए आया हुआ है। और सू स्टॉर्म जो है उसकी वो यहाँ पे एक नर्स है। और हम देखते हैं कि वो अलग अलग तस्वीरें बनाता है, जिसमें उसके विलन्स भी होते हैं, उसमें एक विजन की तस्वीर भी होती है और उसमें स्पाइडरमैन की तस्वीर भी होती है। और हम देखते हैं यहाँ से वो जो है डॉक्टर के ऑफिस में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसकी सारी पिक्चर्स लगी हुई जो वो बना के लाया है। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुमने आज हमारी नर्स को नर्स स्टॉर्म क्यों बोला, यानी सूजन स्टॉर्म क्यों बोला? क्या इसके पीछे भी कोई ख़ास बात है? क्या तुम्हें फिर अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो। तो यहाँ पे मैं इस लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करके आपको ये बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको डायलॉग से डायलॉग बताता रहा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जो रॉबर्ट रेनॉल्ड है ये असल में नहीं है, बल्कि इस आदमी का नाम, इसका असली नाम जो है जॉन है, और उसने उस औरत को मारा था। यानी जो असल में इसकी वाइफ लिंडी है वो यहाँ पे इसकी एक पड़ोसन हुआ करती थी, जिसको इसने जाके 37 बार कमर में चाकू मारा और वो मर गई, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे लाया गया और इसको एक पागल करार दे दिया गया है। इसके दिमाग में कुछ अजीब सी केमिकल्स वगैरह हैं जो जिसकी वजह से ये ऐसा सोचता है कि ये किसी किस्म का कोई सुपर हीरो है, और ये सोचता है कि इसके सारे दोस्त ऐसे हैं, और यानी कि ये सोचता है कि इसके जो दोस्त हैं वो भी सुपर हीरोज़ हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, थिंग, यानी कि फैंटास्टिक फोर वगैरह। और इसके दिमाग का ये सब कचरा है। डॉक्टर के मुताबिक ये बात जो है इसका वहम है, ये असल में एक आम सा आदमी है जिसका नाम जॉन विलियम्स है। और वो बोलते हैं कि तुम याद करने की कोशिश करो, तुमने उस औरत को जब मारा था तो तुम भाग रहे थे, तुम बीमार थे, लेकिन पुलिस वालों ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया था एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग के ऊपर से। और हम देखते हैं कि वो सर झुका के बैठ जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि तुम इस बात की टेंशन नहीं लो, अब तुम हमारी देख रेख में हो, अब तुम्हारे पास तुम्हारी एक ज़िंदगी है। मतलब अगर तुम उस ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हारी जॉन की भी एक ज़िंदगी है, तुम चाहो तो उस ज़िंदगी को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ना अभी शादी हुई है ना तुम्हारे भी बच्चे हुए हैं। तुम अभी चाहो तो यहाँ से ठीक होकर निकल सकते हो और अपनी ज़िंदगी को वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन कम से कम जो तुम सोच रहे हो वो झूठ है और तुम्हारी ज़िंदगी कम से कम असली तो है ना। तो डॉक्टर इसको ये बोल देते हैं और सेंट्री जो है अपना सर झुका के अपने हाथ बांध के नीचे बैठा हुआ होता है। लेकिन अचानक से उसकी नज़र जो उसकी उंगली पर पड़ती है, फिंगर पे, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी उंगली के ऊपर एक रिंग का निशान होता है। वो देख के जो है एकदम उसकी आंखें खुलती हैं और वो बोलता है कि डॉक्टर
आपने मुझसे अभी अभी कहा कि मेरी कभी शादी नहीं हुई। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो रॉबर्ट एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अगर मेरी कभी शादी नहीं हुई तो मेरी फिंगर पे ये रिंग का निशान कहाँ से आया। आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं जॉन तुम गलत हो, तुम कंफ्यूज हो, तो मेरी बात तो सुनो। लेकिन हम देखते हैं कि जॉन जो है फुल आग के अंदर हो जाता है और वो गुस्से में हो रहा होता है और बोलता है कि तुमने मुझसे अभी अभी कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, तुम बहुत बड़े झूठे इंसान हो। और यहाँ से हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं और हमें पता चलता है कि सेंट्री को किसी ने कैद करके रखा हुआ है और उसके दिमाग के अंदर ये सारी मेमोरीज ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा है ताकि वो कभी भूल जाए कि वो कभी सेंट्री भी था। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक पूरी की पूरी टीम काम कर रही है जो कि बोलते हैं कि सेंट्री जो है अब इसको हम और देर या इस मशीन पे नहीं रख सकते हैं, वो सारा कंट्रोल खो रहा है, उसने हमारे इस वीक पॉइंट को पकड़ लिया, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी डॉक्टर से ही झूठ बोल के। और हम देखते हैं कि वो जो जॉन, जिसको वो लोग जॉन बोल रहे थे, वो बोलता है कि ये सब असली नहीं है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो मशीन टूट जाती है। वो बोलता है कि मैं सेंट्री हूँ और मैं हमेशा से ठीक था। और हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि उसको कंट्रोल करने के ऊपर ख़ुद डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ पे मौजूद थे। मतलब ये बात जो है मेरे दिमाग को बिल्कुल हिला रही है और आपके दिमाग को भी हिला दिया होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसने सेंट्री को क्यों पकड़ा हुआ है। और वो डॉक्टर बोलते हैं कि स्टीवन कुछ करो, हम इसको खो देंगे, वरना अगर ये दोबारा से असलियत में आ गया तो ये हम सबको नहीं छोड़ेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं प्रोफेसर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसका माइंड जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, अब वो ये झूठ और बर्दाश्त नहीं करेगा, वो इसको मुस्तकिल रिजेक्ट कर रहा है। तो डॉक्टर बोलता है कि स्टीवन मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, अगर इसने अपनी ये सब कुछ जान लिया तो ये हम सबको नहीं छोड़ेगा और हो सकता है इस दुनिया को भी ख़त्म कर दे, तुम्हें वो डेल्यूजन दोबारा से इसके दिमाग में डालना पड़ेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर, अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इस तरह के मैजिक के लिए वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि सेंट्री मशीन तोड़ता है और बोलता है कि आई एम रियल। और हम देखते हैं कि उस लैब के अंदर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम साथ में ये देख रहे होते हैं कि उस बिल्डिंग के बाहर एक पूरा बटालियन खड़ा होता है, एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा होता है जो सब पे नज़र रख रहा होता है। और हमें बात यहाँ पे ये पता चलती है कि उस प्लेन के अंदर जो कि उस बिल्डिंग के ऊपर घूम रहा है उसके अंदर निक फ्यूरी बैठे हुए हैं और निक फ्यूरी बोल रहे हैं कि बस अब हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। हम देखते हैं सेंट्री खड़ा होता है गुस्से के अंदर और बोलता है तुम स्ट्रेंज, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, तुमने मेरे माइंड के अंदर ऐसा मैजिक कैंसर डाला, वो भी ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से मैं ये भूल जाऊँ, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि सेंट्री मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो हो रहा है। सेंट्री उनकी बात काटते हुए उनको एक बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है कि वो बोलता है कि बस स्टीवन बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाला। और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट हो रही थी स्टीवन और सेंट्री के बीच में, लेकिन वहाँ से वो डॉक्टर जो है वहाँ से भाग रहे होते हैं और वहाँ का जितना भी क्रू होता है सब भाग रहा होता है क्योंकि उन लोगों को पता है कि अब सेंट्री के आगे किसी का मुकाबला नहीं होने वाला। और हम देखते हैं कि उस प्लेन के अंदर से वो लोग जो है सेंट्री को टारगेट बनाते हैं। तो वो बोलते हैं कि कर्नल सेंट्री जो है हमारे टारगेट के ऊपर है, आप चाहें तो मैं उसको उड़ा सकता हूँ। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मेरी बात गौर से सुनो बच्चे, अगर हम उसको चाहें भी तो उसको मार नहीं सकते हैं, हमें बस यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो किसी तरह बातों से समझ जाए, वरना आगे जो होगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए संभालना, क्योंकि सेंट्री ने जो है अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया है। और हम देखते हैं वो प्रोफेसर बोलते हैं कि सेंट्री मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुमसे रहम मांगता हूँ कि तुम उन सब के बारे में सोच के तो देखो जो हमने तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम मुझे ऐसे ही मार दोगे। तो सेंट्री बोलता है कि अब चीज़ें बदल चुकी हैं प्रोफेसर। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि नहीं, कोई चीज़ नहीं बदली है, यहाँ पे हम जो कर रहे थे उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और तुम्हें वो बात समझनी पड़ेगी। तो सेंट्री उनका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि मैं हमेशा से एक सब्र करने वाला इंसान रहा हूँ, मैंने हर जगह बहुत सब्र से काम लिया है। तो रॉबर्ट बोल रहे हैं कि आप मुझे ये वजह बता दीजिए चुपचाप से, और हो सकता है कि मेरा सब्र बरकरार रहे, लेकिन अगर आपने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करी या वो बात मुझे नहीं बताई तो मैं अपने सब्र के ऊपर से हाथ छोड़ दूंगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता हूँ। तो सेंट्री गुस्से में उनको उठाता है और बोलता है कि तुमने मुझे बनाया है, तुमने रॉबर्ट रेनॉल्ड को एक सुपर ह्यूमन बनाया है, तो तुमने हमें इस तरह से क्यों बनाया है और तुम लोग ये मेरे साथ क्यों कर रहे थे, मुझे क्यों भुलवा रहे थे ये सब। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये नामुमकिन है सेंट्री, अगर इसने तुम्हें वो बात बता दी तो वो मर जाएगा। तो सेंट्री पीछे मुड़ के बोलता है कि स्ट्रेंज तुम तो मुझसे बात ही नहीं करो, तुमने आज जो मेरे साथ किया है इसके बाद मैं तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम्हें हमेशा से जानता था कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें रॉबर्ट मेरे ऊपर अभी भी विश्वास करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ अभी भी बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ और मैं ये तुम्हारे और हमारे भलाई के लिए कर रहा था। और ये जो प्रोफेसर है इनके गले के अंदर एक थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस लगाई गई है, अगर इन्होंने वो वर्ड्स बोलने की कोशिश करी या फिर उसके करीब करीब भी जाने की कोशिश करी जो कि तुम्हारा ओरिजिन है या फिर तुम्हें क्यों बनाया गया है, तो वो डिवाइस इनके गले के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा और हम तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन कुछ मासूम लोग भी मारे जा सकते हैं। तो सेंट्री बोलता है क्यों, आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि बस ये मेरी ही चाहत थी, मैंने इन लोगों को बोला था कि मेरे गले में ये लगा दो ताकि आज के बाद कोई भी याद ना रख पाए कि सेंट्री का असल ओरिजिन क्या था और उसको क्यों बनाया गया है। और अगर तुमने हमसे जानने की कोशिश करी तो वो डिवाइस जो है मेरे उन सेंटेंस को बोलने से पहले ही फट जाएगी और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
तो सेंट्री बोलता है कि क्यों, आखिरकार मुझे कौन सी चीज़ है जो इतना ख़तरनाक बनाती है, मैंने तो हमेशा से तुम लोगों की मदद करी है, मैं तो हमेशा से तुम लोगों का दोस्त रहा हूँ, तो तुम लोग मुझसे इतना क्यों डरते हो। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ओह गॉड, यही तो वजह है कि वॉइड चाहता था कि तुम ये सारी जानकारियाँ हासिल कर लो। अब मुझे जाके पता चला कि वॉइड ऐसा हमेशा क्यों चाहता था। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं, जैसे ही डॉक्टर ये बात करते हैं, निक फ्यूरी बोलते हैं कि उस बटन को दबा दो, और वो एक ओवरराइड कोड बोलते हैं जो कि होता है फ्यूरी अल्फा थीटा 7। और वो बोलते हैं कि सर, अगर हमने ये ब्लास्ट यहाँ पे कर दिया तो उसका रेडियस बहुत बड़ा होगा और हम भी मारे जा सकते हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, कि बस तुम ये करो। और हम देखते हैं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज चिल्ला रहे होते हैं कि प्रोफेसर आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर बोलते हैं कि इसको पता लगना ही है, अगर मैं नहीं बताऊँगा तो उसको वॉइड कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से बता ही देगा, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ये बात रॉबर्ट को बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं निक फ्यूरी उसके गले के अंदर जो डिवाइस लगी हुई होती है उसको एक्टिवेट करते हैं और बोलते हैं कि मुझसे बहस नहीं करो बच्चे, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो कर दो। और हम देखते हैं उसका कम्युनिकेशन आता है, यानी क्लॉक जो आता है और बोलता है कि सर, मैंने अभी भी डिटेक्ट करा है कि आपके एरिया में एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो हम देखते हैं सेंट्री जो है उस डॉक्टर को लेकर उड़ जाता है स्पेस की तरफ, ताकि कोई भी मर ना सके। और डॉक्टर बोलता है कि उन लोगों ने ये एक्टिवेट कर दिया है, जबकि मैंने ये बात पूरी करी भी नहीं, और मैं उसको फील कर सकता हूँ कि ये मेरे पेट के अंदर से बज रही है और हम सब मरने वाले हैं। और सेंट्री जाते जाते बोलता है कि फ्यूरी, मैं यहाँ पे जब वापसी आऊँगा तो मैं ये पता लगा के रहूँगा, एक ना एक तरीके से मैं इसको पता लगा के ही रहूँगा। तो फ्यूरी बोलते हैं पहले इसको ले जाओ स्पेस के अंदर, ताकि हम सब जिंदा बच सकें, वरना हज़ारों लोग मारे जाएंगे। और हम देखते हैं सेंट्री जो है उस डॉक्टर को, प्रोफेसर को लेके स्पेस की तरफ निकल जाता है। और हम देखते हैं प्रोफेसर चिल्ला रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले सकता हूँ। तो सेंट्री बोलता है कि क्यों, तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब क्यों करा, क्यों तुम लोग मेरे खिलाफ हो गए, मैं तो तुम लोगों का दोस्त था। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम उन लोगों को ब्लेम नहीं करो सेंट्री, ये सब तुम्हारे कहने पे उन लोगों ने करा था, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन वॉइड ये सब कुछ तुम्हें बताने के लिए तैयार है, वो इंतज़ार कर रहा था कि ये तुम बात उससे पूछो, और वो तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो, जब तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम उन सबको भुलाने की पूरी कोशिश करोगे और भूल जाओगे ऐसा कुछ भी हुआ था। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है इस दुनिया के नीचे, अंडर द वर्ल्ड। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर जो हैं बहुत बुरी तरीके से फट जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि सेंट्री जो है अब यही सोच रहा होता है कि मैं जितना ज़्यादा करीब जाते जा रहा हूँ अपनी ओरिजिन की तरफ, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये स्टोरी होते जा रही है। और हम देखते हैं कि वो जो है प्रोफेसर की बताई हुई उस लोकेशन पे जा रहा होता है जहाँ पे वॉइड उसका इंतज़ार कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे होती है, मतलब जिस तरह से सेंट्री का वॉच टावर ज़मीन के ऊपर है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसी तरह इसका भी एक वॉच टावर है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सेंट्री जो है उसके वॉच टावर के अंदर जाता है जो कि ज़मीन के नीचे बना हुआ है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एक उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है वॉइड का। मतलब हम देख रहे हैं कि जो चीज़ सेंट्री के पास है, जो चीज़ सेंट्री करता है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट और उल्टा जो है वॉइड करता है। इसका भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको पहले ग्रीडिंग करता है और बताता है कि मेरा नाम कॉल्क है। मतलब मैं आपकी इसकी स्पेलिंग बताता हूँ। जैसे क्लॉक की स्पेलिंग थी CLOC क्लॉक, तो इसकी स्पेलिंग है COLC, मतलब उसका बैकवर्ड। और वो ये बता रहा होता है कि मैं उसका बैकवर्ड हूँ और मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने दीजिए, मैं एक कंप्यूटर हूँ जो कि टोटल तबाही करवाने के लिए बना गया है। मतलब रॉबर्ट का जो क्लॉक है वो इसलिए बनाया गया था ताकि वो पता लगा सके कि रॉबर्ट यानी सेंट्री की ज़रूरत दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है लोगों को बचाने के लिए। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए बनाया गया था ताकि वो पता लगा सके सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे जमा हुए हैं, ताकि वॉइड जाके उन सबको ख़त्म कर सके। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा डीप है। मार्वल कॉमिक्स ने यहाँ पे सच में एक लेवल क्रॉस कर दिया है क्रिएटिविटी का, आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। तो हम देखते हैं सेंट्री पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पे है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं उसके लिए आया हूँ। तो वो बताता है कि मेरे मास्टर जो हैं ट्रॉफी रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके और उनके बीच में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मैं आपको मार डालूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे हमले होते हैं सेंट्री के ऊपर, लेकिन सेंट्री की पावर्स भी कोई बच्चों वाली पावर्स तो है नहीं कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मारा जा सके। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर तबाह कर देता है और उसके बाद जो है वो वाइड से मिलने जाता है। और हम देखते हैं कि सेंट्री जो है अपनी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त पावर इस्तेमाल करता है और तकरीबन उसका पूरा टावर ही गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो वॉइड से मिलने के लिए आता है, हम देखते हैं कि वॉइड वहाँ बैठ के आराम से पॉपकॉर्न खा रहा होता है और बोलता है वाह, कि लगता है अब तुम्हें मुझे खुद ही मारना पड़ेगा। और वॉइड बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से मारना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भी वो मूड नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ गेम खेलने वाला हूँ और इस गेम का नाम है 20 क्वेश्चंस। तुम मुझसे 20 सवालात करोगे और मैं उनका जवाब देते रहूँगा। तो सेंट्री बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ये स्टूपिड गेम्स खेलने के लिए नहीं आया हूँ, और ये सब लोग कौन है जो मेरे ऊपर हैं। तो वो बताता है कि तुमने कहीं पे जाके कुछ लोगों को बचा लिया, तो उसका हिसाब चुकाने के लिए मुझे इन लोगों को बिला वजह मारना पड़ा। और वो बोलता है कि ये बिल्ली देख रहे हो, ये बिल्ली को भी मैंने बहुत मुश्किलों से मारा है, और ये जैसा कि तुम्हारा वॉच डॉग है उसी तरह ये मेरी बिल्ली है, ये मेरा पेट है, लेकिन आज के इस गेम के अंदर ये हमारी रेफरी होगी।
तो वो बोलता है कि तुमने कभी इस बारे में सोचने की कोशिश करी है रॉबर्ट कि तुम्हारे अंदर सिर्फ मैं ही एक अच्छा हिस्सा था और तुम हमेशा से यही बनना चाहते थे, तुम हमेशा से वॉइड बनना चाहते थे सीक्रेटली, और आखिरकार अब तुम बन गए हो। तो अब तुमने क्या सोचा है आगे? और मुझे पता है कि तुम एक चीज़ जो मुझे बताने के लिए मर रहे जा रहे हो, तो क्यों ना तुम मुझे बता दो इससे पहले हम में से कोई एक मारा जाए। मैं तुम्हें उतना ही जानता हूँ जितना मैं अपने आप को जानता हूँ। तुमने कभी भी मुझे ज़िंदगी में मारने की कोशिश करी ही नहीं है। तुम हमेशा मुझे तंग करते थे, मुझे डराते थे, धमकाते थे, हर्ट करते थे, लेकिन तुमने कभी मारने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ा सीक्रेट हो जो मुझे बताना चाहते हो। तो मुझे बता दो आखिरकार वो कौन सा इतना बड़ा सीक्रेट है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम्हें इसके लिए प्रॉपरली 20 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे तभी मैं तुम्हें बताऊँगा। तो सेंट्री पूछता है कि तुमने जनरल को क्यों मारा और मुझे तुमने वहाँ तक पहुँचाया क्यों जब तुम्हें उनको मारना था, और जब वो मुझे बोलने लगे तो तब तुमने उनको क्यों मार दिया। तो वॉइड बोलता है कि अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, आखिरकार मैं हूँ भी तो डेविल, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जो मैं बिला वजह और बिला मकसद की ही कर देता हूँ, और मुझे तुम्हारा इंटरेस्ट हासिल करना था। तो सेंट्री बोलता है कि तुम्हारे पास मेरा इंटरेस्ट था। तो वॉइड बोलता है कि हाँ तुम्हारा इंटरेस्ट तो था, लेकिन तुम्हारी फुल अटेंशन नहीं थी, तुम्हारी अटेंशन कभी कहीं रहती थी। और तुम्हारी वो चाल जो तुमने बहुत चालाकी से चली थी कि बेसमेंट में आके ऐसे बात करना जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो, वो वाकई में तुम्हारी चाल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो सेंट्री बोलता है मैं तुम्हें एक खुली किताब की तरह पढ़ सकता हूँ, तुम्हारा एरोगेंस जो है वही तुम्हारी वीकनेस है। और सेंट्री पूछता है तो तुम्हें आखिरकार चाहिए क्या। तो वो वाइड बोलता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है। तो सेंट्री पूछता है क्या मतलब तुम्हें हमेशा के लिए यही करना है, मतलब तुम लोगों को मारते रहो और मैं उनको बचाते रहूँ, तुम जगहों को ख़त्म करते रहो और मैं उनको बनाता रहूँ, क्या ये हम लोग इस तरह थोड़े बोर नहीं हो जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है। तो वाइड बोलता है कि बस अब तुम्हारे पास 4 सवाल और रह गए हैं और मेरे ख्याल में ये उस ऑल्टरनेटिव मेथड से बेहतर है। तो सेंट्री बोलता है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो बोलता है कि ये सवाल तुम अपने आप से ही करो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया पर सब कुछ ख़त्म हो जाए और हम दोनों यानी सेंट्री और वॉइड हमेशा इस दुनिया पे लड़ते रहें। और वॉइड जो हंसना शुरू कर देता है बोलता है कि देखा तो अब तुम कंफ्यूज हो गए हो, और यही तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो लुक है इसके लिए तो मैं ज़िंदा था, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा बस यही चेहरा देखना चाहता था। वो बोलता है कि तुम हमेशा से जो है अपना सीक्रेट जानने की कोशिश करते रहते हो और मैं तुम्हें इसके पीछे भगाता रहा और तुम इसके पीछे भागते रहे, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल सीक्रेट था वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था। तो सेंट्री पूछते हैं कि आखिरकार वो था क्या और तुम मुझे बता क्यों नहीं देते। क्या तुम्हारा दिमाग वाकई इतना कम रही है, क्या अब मुझे तुम्हें एक एक चीज़ स्पेल करके बतानी पड़ेगी। हम दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बनाए गए थे, हमेशा के लिए हम दोनों आपस में इस तरह ही लड़ते रहे ताकि। और हम देखते हैं उसी वक्त वॉइड जो है अपने सारे वेपन से सेंट्री के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, और वो सेंट्री खड़ा होता है और बोलता है कि रॉबर्ट तुमने अपना चॉइस इख्तियार कर ली है और मैं इसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीट सकूँ। और हम यही देखते हैं कि वो जो है वॉइड को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, उसकी हालत ख़राब कर देता है। वो बोलता है कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊं, और दिल चाहता है तुम्हारे उस वाइफ तुम्हारी उस डॉग को ज़िंदा खा जाऊं और तुम्हारी आंखों के नीचे तेज़ाब डाल के तुम्हारी आंखें बंद कर दूं, लेकिन इन सबको कोई फ़ायदा नहीं है। तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होगे, लेकिन आखिर में हम दोनों में से कोई भी नहीं जीतने वाला, और ये बात तुम्हें भी पता है कि हम लोग इस तरह पूरी एटर्निटी के लिए लड़ते ही रहेंगे और इसका कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला। क्या तुम्हें अब भी नज़र नहीं आ रहा कि उस सीरम के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? क्या तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो सीरम ने क्या किया है हमारे साथ? तो सेंट्री बोलता है कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि उस सीरम की वजह से हमारे साथ क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि इस सीरम ने जो है हमें यूनिक बना दिया, हम एक नई लाइफ फॉर्म बन चुके हैं। तो सेंट्री बोलता है कि तुम तो मगर मरना चाहते थे। तो वॉइड बताता तुम नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, हम दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। उस फॉर्मूले की वजह से ऐसा हो गया कि तुम मेरे बगैर और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा भी कोई वजूद नहीं रहेगा, और मैं जो हूँ आज बिल्कुल भी मरने के मूड में नहीं हूँ। और हम देखते हैं वो जो है सेंट्री के ऊपर अटैक करता है, और सेंट्री यही सोचने में लग जाता है कि कहीं ये सच तो नहीं कह रहा, कि सच में ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों एक ही हैं और उसके बगैर मैं भी मर जाऊँ। लेकिन सेंट्री बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, और हम देखते हैं सेंट्री जो है उसको पकड़ता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मुक्का मारता है, जिस पे वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस करो, ये सब बहुत हो गया। और वो बोलता है कि मुझे इस सब चीज़ों से मोहब्बत है, मैं इस सब चीज़ों के लिए ही तो जीता हूँ। और वो बोलता है कि तुमने हमेशा से गलती करी है, तुम हमेशा मेरे बराबर आना चाहते हो, मैं जितने लोगों को बचाता हूँ तुम उतने ही मार देते हो, और ये तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिए था, और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा रीज़न दो कि मैं तुम्हें नहीं मारूँ। तो वॉइड बोलता है कि चलो इस लड़ाई से ये तो समझ में आया कि आहिस्ता आहिस्ता तुम उस बात पे आ रहे हो जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम शुरू से ये सब ढूंढने में मसरूफ़ हो कि तुम्हें कोई कॉस्मिक एक्सप्लेनेशन मिले तुम्हारी सीक्रेट के लिए, कि तुम्हारा सीक्रेट शायद बहुत बड़ा सीक्रेट है, कोई बहुत बड़ी उसके पीछे साइंस है, लेकिन तुमने वो ही नहीं देखा जो तुम्हारे बिल्कुल सामने, तुम्हारे चेहरे के सामने खड़ा था। वो बोलता है कि असली सीक्रेट यही है कि तुम और मैं, हम दोनों कोई स्पेशल नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान हैं। और हम फिर देखते हैं कि वॉइड जो है उसको ओरिजिन सुनाना शुरू कर देता है,
जहाँ हम देखते हैं कि उसने वो सीक्रेट फार्मूला प्रोफेसर से चुरा के इस्तेमाल किया है और वॉइड उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा हुआ था। और वो पूरी कहानी बताता है कि ये कहानी इस तरह से आती है कि 1947 के अंदर एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडियन गवर्नमेंट के बीच में, जहाँ पे उन्होंने एक सीक्रेट फैसिलिटी बनाई थी वेस्टर्न पेनिनसुला में, और उन्होंने उस जगह का नाम दिया था फैसिलिटी, जहाँ पे वो मुख्तलिफ़ किस्म के नाजी लोगों को पकड़ते थे और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे ताकि उनकी इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाई जा सके और उनको सुपर सोल्जर टाइप कुछ बनाया जा सके। इसके लिए उनकी मदद नासा भी कर रही थी। और वो बताते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनकी मदद एक और फैसिलिटी ने करी थी जो कि कैनेडियन सीक्रेट बायो रिसर्च फैसिलिटी प्रोग्राम था, जिसको वेपन एक्स के नाम से जाना जाता है। और वो कहते हैं कि उन्होंने रॉ डेटा और मटेरियल्स वगैरह भी सेंड करे थे, क्योंकि वो लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पहले म्यूटेंट्स वगैरह पे कर चुके हैं और वो लोग इसके अंदर स्पेशल थे। और वो बताते हैं कि उन लोगों ने वेपन एक्स प्रोग्राम वालों को इनके साथ भेजा मदद करने के लिए, और अमेरिकन ने उनको एक जगह दी काम करने के लिए, और उसके साथ साथ एक स्पेशल इंग्रेडिएंट भी दिया जिसको वो लोग सुपर सोल्जर सीरम के नाम से बुलाते थे। कि ये सीरम जो है पहले एक और आदमी पे इस्तेमाल किया जा चुका है जिसका नाम स्टीव रॉजर्स था, जो कि एक यंग अमेरिकन था, और वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन वो फार्मूला और उसका बनाने वाला वो दोनों गायब हो गए थे, यानी कि खो गए थे। लेकिन वो जो अमेरिकन थे उन्होंने उस सीरम का पीछा नहीं छोड़ा, वो दिन रात कर दिया उन्होंने अच्छा बुरा कुछ नहीं देखा, उन्होंने बस वो फार्मूला दोबारा से बनाना था। लेकिन उनको इस फार्मूले को, इस सीरम को और ज़्यादा इम्प्रूव करना था, तो उन्होंने उसको इम्प्रूव कर दिया, वो भी 100,000 टाइम्स। यानी कि जो सुपर सोल्जर सीरम था जो कि कैप्टन अमेरिका के अंदर है, उन्होंने वही फार्मूले को और इन्हेंस करके उसको 100,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बना दिया था। और ये वही सीरम है जो कि सेंट्री ने पिया था, तभी इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और वो बताता है कि इस बात को जो है 20 से 30 साल गुजर चुके थे और प्रोजेक्ट सेंट्री ने जो है इंपॉर्टेंस खो दी थी, क्योंकि अभी तक उसको किसी भी लाइव सब्जेक्ट पे टेस्ट नहीं किया गया था, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स वगैरह नज़र आ रहे थे। और वहाँ पे जो प्रोफेसर काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट के दौरान, अब उन्होंने एक पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया था बच्चों को, मतलब अब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और वो बताता है कि हम जो है उन प्रोफेसर की मदद करने के लिए, उनका हाथ बिठाने के लिए वहाँ पर काम किया करते थे। और वो बताता है कि तुम और मैं, हम लोग नए नए थे वहाँ पर। और कहता है एक दिन ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे लैब का डोर खुला रही है जहाँ पे प्रोफेसर काम किया करते थे, और हम लोग जो थे उस वक्त नशे में बहुत ज़्यादा धूत हुआ करते थे और हमें नशा चाहिए होता था, चाहे वो किसी भी किस्म का हो। और हमारे दिमाग के बारे में तो मेरे ख्याल में तुम्हें पता ही होगा कि हम लोग कितने बीमार रहा करते थे उस टाइम पे। तो वो बोलता कि हमने वो सीरम वहाँ से चुरा लिया था, और हमने सिर्फ इसीलिए चुराया था कि हम जो है नशा कर सकें, इसके अलावा हमारे दिमाग में उस वक्त और कोई बात नहीं थी। और वो बताता है कि जब हमने वो सीरम पिया उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये सीरम इतना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। मतलब उसको पीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने 100,000 नशे एक साथ ही कर लिया हूँ। और बताता है कि जैसे ही मैंने उस सीरम का पहला घुट पिया था, उसी मोमेंट मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सीरम ने जो है मुझे वॉइड बना दिया है और मैं वॉइड ही रहूँगा इस दुनिया के ख़त्म हो जाने तक। और हाँ, हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी भी करी थी। तो सेंट्री बोलता है वॉइड को पकड़ के कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सीरम किसने बनाया था, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे पहले से ना पता हो। तो वॉइड बोलता है कि ये इस बारे में नहीं है कि इसको किसने बनाया, ये इस बारे में है कि इसको किसने पिया। और वो बताता है कि हम इस सीरम को पीने वाले नहीं थे, बल्कि ये सीरम किसी और के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसा कि अब हमने वो सीरम पी लिया था, अब उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो हम लोगों का प्रोजेक्ट सेंट्री के अंदर वापसी भर्ती कर लिया गया। अब वो जो है हम हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये सीरम किसी भी इंसान के ऊपर टेस्ट नहीं किया था। और वो बताता है कि हम जो है प्रोफेसर के साथ साथ उस फैसिलिटी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। और वो बोलता है कि ज़रा सोचो सेंट्री, ज़रा सोचो मेरी बात के ऊपर, क्योंकि वो सीरम जो है उस आदमी के लिए बनाया गया था जो कि इसके लिए ट्रेंड ऑपरेटिव था। मतलब हमारी तरह नहीं, हम तो सिर्फ एक बच्चे थे, मतलब एक ऐसे आदमी के लिए जो जिसके पास मिलिट्री का एक्सपीरियंस हो, फाइटिंग कॉम्बैट स्टाइल्स हो, उसको आते हों, उसके पास ट्रेनिंग हो। लेकिन इन सब के बजाय हुआ क्या कि इसको एक बच्चे ने पी लिया जो कि इनमें से कुछ भी नहीं था। और वो बताते हैं कि ये वो बच्चा था जिसको एग्जाइटी डिसऑर्डर और एग्रोफोबिया ऐसी बीमारी थी जो इतनी ख़तरनाक बीमारी से गुजर रहा था। और वो बोलता है कि हम जो है इस पावर के एडिक्ट बन गए थे। और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये सब तुमने अपनी ड्यूटी के लिए किया है। वो बोलता है कि तुम्हें एक बात और बताऊं कि उन लोगों ने उस सीरम को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया और कभी किसी और पर ट्राई नहीं करा, क्योंकि अगर ये सीरम जो कि इतना ताकतवर है कि एक बच्चे को जिसके दिमाग में इसके कंट्रोल भी नहीं रहता है उसको इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट हीरो और सबसे ग्रेटेस्ट थ्रेट भी बना सकता है, तो सोचो अगर इसको किसी और ट्रेन आदमी ने पिया तो वो उसके ऊपर कितना ज़बरदस्त असर करेगा। इसकी एक ही वजह है क्योंकि हम जो कि एक बच्चे थे जिसके पास इतनी सारी बीमारियाँ थी और हम बहुत कमज़ोर थे, तो इस सीरम पीने के बाद उस बच्चे के अंदर से एक दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट हीरो और सबसे ग्रेटेस्ट विलन दोनों एक साथ निकल आए हैं। अगर उन्होंने सीरम किसी और के ऊपर टेस्ट किया होता जो कि ट्रेन होता तो उसको और कितना ज़्यादा ख़तरनाक बना देता। यही तो सबसे बड़ा सीक्रेट है सेंट्री हमारा कि हम लोग स्पेशल नहीं हैं। अगर वो सीरम कोई और पीता तो शायद उसके साथ भी ऐसा ही होता।
तो सेंट्री उसका गला पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि हमारी बॉडी जो है फेस शिफ्टिंग से काम करती है, इसके लिए एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चाहिए होता है तभी ये काम करेगी, ये हर किसी पे काम नहीं कर सकता है। तो वाइट बोलता है ओह, मेरे ख्याल से ये भी तुम्हें उस बुढ़े आदमी ने ही बताया होगा, तुम्हें उसने ये इंजेक्शन लगाते हुए ये बात ज़रूर तुम्हें उसी ने बताई होगी, लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, अब तुम जो डिसअपॉइंटमेंट के लिए तैयार रहा करो सेंट्री। तुम्हें पता है सेंट्री, एक सीक्रेट की बात कि उन लोगों ने हमें 9 बार मारने की कोशिश करी थी जब हम सेंट्री बने थे, उसके ठीक 2 महीने के अंदर ही अंदर वो लोग जो है हमें मारने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस सीरम के लिए कभी बने ही नहीं गए थे और हम लोग जो है अब उनके लिए सबसे ज़बरदस्त थ्रेट बन चुके थे। लेकिन वो लोग इतने साल से यही सोच रहे हैं कि हमें आखिर मारा जाए तो कैसे मारा जाए, और अब तक इस बात का कोई पता नहीं लगा सका है कि हमें कैसे मारा जा सकता है। तो सेंट्री वॉइड को दूर फेंकता है और बोलता है कि नहीं, ये सब झूठ है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तो वॉइड बोलता है कि यही सच है और ये बात तुम भी जानते हो, और बोलता है सब में बुरी बात पता है क्या है, इन सब में बुरी बात सिर्फ यही है कि एक सेंट्री और एक वॉइड से 6 मिलियन लोग ज़्यादा अजीज़ हैं इन लोगों को, मतलब ये लोग उन लोगों को बचाने के लिए हम दोनों की कुर्बानी तो दे ही सकते हैं ना। तो रॉबर्ट जो है अपने घुटनों में बैठ जाता है और सोचने में पड़ जाता है कि ये आखिरकार ये सब उसके साथ हुआ क्या है। तो वॉइड उसको भड़काने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम सबसे ख़तरनाक इंसान हो जो कि इस दुनिया पे कभी भी चला है, और बोलता है कि तुम चले तो हो लेकिन तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं था, इस बात पर ज़रा गौर करो। अब जितना भी सीरम था इस दुनिया के अंदर अब वो सिर्फ तुम्हारे खून के अंदर शामिल है, मतलब अब तुम्हारे अंदर ही वो पावर है, तुम्हारे अंदर ही वो पोटेंशियल है कि तुम इस ह्यूमन सोसाइटी को ख़त्म कर सको और इनको दोबारा से बना सको। अब हम ही हैं जो इस नई सोसाइटी को दोबारा से बना सकते हैं, और तुम्हें ये बात भी पता होगी कि तुम मर नहीं सकते हो, तो ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेंट्री पूछता है कि इन सब के बारे में, ये जो असलियत तुमने मुझे बताई है, इसके बारे में किस किस को पता था। तो वो बोलता है कि इस बारे में सिर्फ 12 लोगों को पता था, जिसमें स्टीवन स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड और करंट प्रेसिडेंट। और बोलता है कि एक कॉमिक बुक राइटर है अटलांटा के अंदर जो कि हमारे मामले में कुछ ज़्यादा ही दखल दे रहा है, मैं यहाँ से फारिग होने के बाद उसको ही ठिकाने लगाऊंगा। और हम देखते हैं वॉइड जो उसको बटरिंग कर रहा होता है और बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम अच्छा करने के लिए नहीं बने थे तो फिर क्या करने के लिए बने थे। और बोलता है कि मैं तुमसे उतनी नफरत करता हूँ जितनी तुम मुझसे करते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना एक दोस्त मानता हूँ क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे का बैलेंस हैं। मैं अच्छा करता हूँ तो तुम बुरा करते हो, हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा हैं, और सबसे बड़ी बात हम दोनों एक दूसरे को मार भी नहीं सकते हैं, तो हमें जो है सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। लेकिन सेंट्री उसकी तरफ देखता है और उसका गला दबाता है और उसको लेता है सीधा और स्पेस की तरफ उड़ जाता है। लेकिन वॉइड बोलता है कि प्लीज़ रुको, मेरी बात सुनो, लेकिन सेंट्री उसकी कोई बात नहीं सुनता। और वॉइड चिल्लाता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो सेंट्री, क्या तुम्हें समझ में आ रही है, हम दोनों नहीं मर सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मैं ही रॉबर्ट रेनॉल्ड्स हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी मर जाओगे। तो सेंट्री बोलता है कि अगर तुम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स हो तो मैं भी रॉबर्ट रेनॉल्ड हूँ, क्योंकि हम दोनों उसी की पर्सनैलिटीज़ हैं, और मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ज़िंदा रहने के लिए। और बोलता है कि तुम ज़रा सोचो, तुम इस तरह लोगों को दुनिया में बचाते आ रहे हो, ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड के लिए एक बैलेंस कायम रहना ज़रूरी है, और मैं हूँ जो वो बैलेंस बना के रखूँगा तुम्हारे लिए। और बोल रहा है कि अगर तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो, तुम मुझे दूर भेजना चाहते हो, तो तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि बस मैं कुछ देर के लिए तुमसे दूर रहूँगा, लेकिन मैं तुमसे लौट के ज़रूर आऊँगा, और फिर क्या होगा जब मैं वापसी लौट कर आऊँगा, फिर तुम मुझे कैसे रोकोगे। तो सेंट्री बोलता है कि तब की तब देखी जाएगी, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। और वो बोलता है कि मुझे ये तभी कर देना चाहिए था जिस दिन तुम पहली बार पैदा हुए थे, मेरे पास तभी ये मौका था ये करने का, लेकिन मैं तुम्हें इतने टाइम तक छोड़ता हुआ आया हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वॉइड बोलता है कि मैं नहीं मर सकता हूँ, तुम्हें ये बात पता है, और अगर मैं मर भी गया तो मैं एक ना एक दिन वापस तुम्हारी ज़िंदगी में लौट के ज़रूर आऊँगा, और जब मैं आऊँगा तो मैं वो सारी चीज़ें ख़राब कर दूँगा जो कि तुमने सही करी हैं, और उन लोगों को मार दूँगा जिनको तुमने बचाया है। और इस तरह सिर्फ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि इन सबसे कुछ भी नहीं बदलने वाला, और तुम अकेले नहीं रह सकते हो सेंट्री, तुम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, तुम्हारी पावर जो है तुम्हारे इमोशंस के हिसाब से चलती हैं, और तुम्हें इनके ऊपर अभी काबू करना नहीं आता है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, तुम अपने साथ उन सबको भी मार दोगे जिनसे तुम प्यार करते हो। तो सेंट्री बोलता है ना पहले ना अभी ना इसके बाद मुझे तुम्हारी कभी भी कोई ज़रूरत नहीं थी ना है। तो वॉइड बोलता है कि तुम्हें हमेशा मेरी ज़रूरत थी, और वो चिल्लाता है कि प्लीज़ गोल्डन गार्डियन मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, और प्लीज़ मुझे जीने दो, मुझे इस तरह से नहीं मारो। और हम देखते हैं सेंट्री जो है वॉइड को उठा के सूरज के अंदर डाल देता है, हम देखते हैं कि वो जल के राख हो जाता है, और सेंट्री दिल में सोच रहा होता है कि इसने कहा था कि मैं एक डेविल हूँ जो कि मरने के बाद एक बहुत ज़्यादा गर्म जगह में जाएगा, और इसने इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कही थी, और इस तरह इसकी पहली प्रिडिक्शन तो साबित हो गई है, और मरते मरते भी ये सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि आई विल रिटर्न। और आज तक इसने जितनी प्रिडिक्शंस करी हैं वो सारी साबित तो हुई हैं, और इसने जितनी बार भी लौटने का दावा किया है वो उतनी बार लौटा भी है, और ये हमेशा मेरे ख्याल में इस तरह चलता ही रहेगा कि जब सेंट्री होगा तो हर बार वॉइड भी होगा, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये टाइम चल रहा है, मतलब ये दुनिया चल रही है। तुम आज़ाद हो,
लेकिन कब तक हो ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब वॉइड वापसी लौट कर आएगा वो हर उस चीज़ को तबाह कर देगा जो कि मैंने करी है। मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि मैं ही एक ऐसी होप हूँ जो कि इस ह्यूमैनिटी को बचा सकता है और मेरे अलावा किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वॉइड का सामना कर सके। मैं सेंट्री, मैं हूँ गोल्डन गार्डियन ऑफ गुड। जब हर कोई फेल हो चुका होगा और हर कोई सारी उम्मीदें हार चुका होगा तो तब आके मुझे होप कौन देगा। और हम देखते हैं सेंट्री आता है वापसी अपने वॉच टावर के अंदर, जहाँ पे हल्क वगैरह उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसकी वाइफ लिंडी भी। और अपनी वाइफ को मुस्कुरा के देखता है और गले लगा लेता है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा सेंट्री का वॉल्यूम 2 का स्टोरी आर्क ख़त्म होता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि मैं बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब मेरा गला भी बिल्कुल बंद होने वाला है। लेकिन आप लोगों के लिए ये सब करना पड़ता है। तो आप बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी मेरे ख्याल में आपने कभी नहीं देखी होगी सेंट्री के टॉपिक के ऊपर। सेंट्री का जब पहला इशू मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा तब से आप लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया था कि सेंट्री के बारे में बताओ, सेंट्री के बारे में बताओ। फिर जब मैंने न्यू एवेंजर्स में सेंट्री का रिटर्न आप लोग के साथ शेयर करा तब आप लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि हमें सेंट्री के बारे में और जानना है और जानना है। फिर जब मैंने ये वॉल्यूम शुरू करा तो इसके एक एक एपिसोड के एंड में आप लोग और ज़्यादा सस्पेंस में रह जाते थे कि अब अगले एपिसोड में क्या होगा। और ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब वो आप अगला एपिसोड देखते होंगे तब आप और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते होंगे अगले एपिसोड के लिए। और इस तरह जब हम आखिरी एपिसोड में पहुँचे होंगे तो आपका होश बिल्कुल उड़ गए होंगे। आप लोग आज तक ये सोचते हुए आ रहे थे कि सेंट्री जो है एक अच्छा आदमी है, रॉबर्ट रेनॉल्ड सेंट्री है और वॉइड उसकी एक बुरी परछाई है जो कि उसके अंदर से ही निकलती है, उसके दिमाग का वहम है। लेकिन इस स्टोरी आर्क में हमें ये पता चलता है कि सेंट्री जो है कभी असल में था ही नहीं। असल में जो था वो वॉइड था। रॉबर्ट रेनॉल्ड एक ऐसा इंसान था जिसका दिमाग ख़राब था, वो बीमार था, उसको बहुत सारी तरह के खौफ थे, उसको लोगों से डर लगता था, उसको आइडेंटिटी डिसऑर्डर था, उसको काफ़ी ज़्यादा बीमारी थी जो कि ब्रेन रिलेटेड थी। और उसने वो सीरम भी इसलिए पिया था ताकि वो नशा कर सके, वो एक नशा ही था। लेकिन जब से ही जैसे ही वो सीरम पीता है तो उसी वक्त जो है उस दुनिया के अंदर वॉइड का जन्म हो जाता है। जी हाँ, ना कि सेंट्री का। सेंट्री कभी असल में था ही नहीं। असल में रॉबर्ट रेनॉल्ड जो है हमेशा से वॉइड बनना चाहता था। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ इस सीरम की क्वालिटी, तो ये सीरम जो है वही सीरम है जो कि कैप्टन अमेरिका पे इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने उस सीरम को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करी, 100,000 टाइम्स इसको स्ट्रॉन्गर बना दिया, जिसकी वजह से ये सीरम बेसिकली करता ये है कि अगर इसको मैं भी पीऊँ या आप भी पिएँ तो ये आपके साथ भी यही इफेक्ट करेगा। और वॉइड जो है आखिर में सेंट्री को यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हम लोग कोई स्पेशल नहीं है, हम लोग ऑर्डिनरी हैं। मतलब ये सीरम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर इस सीरम को मैंने पी लिया तो मेरे अंदर भी दो शख्सियत हमेशा होंगी, मतलब एक बुरी शख्सियत और एक अच्छी शख्सियत। और इस तरह सबके अंदर ये होता है कि एक अच्छा इंसान होता है और एक बुरा इंसान होता है। लेकिन ये सीरम जो है इसको पीने के बाद वो दोनों शख्सियत जो है अलग अलग हो जाती हैं, मतलब एक बुरा और एक अच्छा। और यहाँ पे हम यही चीज़ देख रहे हैं कि रॉबर्ट रेनॉल्ड के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि उस वक्त वो नशई था और वो बुरी सोबत में ज़्यादा था, तो इसलिए उसने जो है वॉइड का रूप इख्तियार कर लिया था। लेकिन उसने कभी भी दुनिया के सामने ये शो नहीं करा कि वो वॉइड है, वो हमेशा ये शो करता था कि वो सेंट्री है। और इसके पीछे सारा जो मास्टरमाइंड था वो वॉइड ही था। वॉइड ने ही डॉक्टर कर्नेलियस को हायर करवाया था रॉबर्ट के ज़रिए, ताकि एक ना एक दिन जो है डॉक्टर कर्नेलियस अपने माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस उससे पूछें और जिसकी वजह से सेंट्री और वॉइड दोनों अलग हो जाएं और दुनिया में सबके सामने आ जाएं। इससे ये होगा कि वॉइड जो है उसके ऊपर से ये जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी कि उसने कोई बुरा काम किया है। अब जो भी कोई ब्लेम करेगा वो करेगा रॉबर्ट रेनॉल्ड को, क्योंकि रॉबर्ट रेनॉल्ड ही हमेशा से वॉइड था। तो अगर आप वॉइड को पकड़ेंगे तो वॉइड बोलेगा कि भाई मैं तो रॉबर्ट रेनॉल्ड था ना। तो इसमें सेंट्री जो वो बेचारा फंस गया, क्योंकि सेंट्री को पता चलता है कि वो असली में है ही नहीं। लेकिन फिर आखिर में हमें यही बात पता चलती है कि सेंट्री और वॉइड दोनों ही एक ही चीज़ हैं। मतलब अगर रॉबर्ट रेनॉल्ड है तो सेंट्री और वॉइड ज़रूर रहेंगे। हमने इस कॉमिक्स के आखिर में देखा कि सेंट्री ने जो है वॉइड को जाके सूरज के अंदर फेंक दिया, लेकिन साथ में उसको ये बात भी पता है, उसने ये रियलाइज़ कर लिया है कि वॉइड को कभी मारा नहीं जा सकता है। जब तक सेंट्री है तब तक वॉइड रहेगा और ये दोनों इस तरह एंड ऑफ द टाइम तक लड़ते ही रहेंगे। लेकिन अभी उसने कुछ देर के लिए उससे जान तो छुड़वा ली है और हो सकता है वॉइड इतनी जल्दी वापसी ना भी आए, लेकिन उसको पता है कि उसको तैयार रहना है, क्योंकि एक ना एक दिन वॉइड ज़रूर लौट के वापसी आएगा। और जब वो वापसी आएगा तो जो चीज़ सेंट्री ने सही करी है वो उसको उल्टा कर देगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मार्वल कॉमिक्स में इन्होंने दिया है ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि सेंट्री जो है एक चीज़ बिल्कुल अच्छी करता है, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसको बताता है कि कहाँ पहुँच के लोगों को बचाना है, तो दूसरी तरफ वॉइड सब कुछ ख़त्म करता है और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर जाके लोगों को मारो, यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं। तो ये एकदम माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है जो कि इस कॉमिक्स के अंदर मैंने देखा है। एक यही वजह है कि सेंट्री का कैरेक्टर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि उसकी स्टोरीज जिस आर्टिस्ट ने लिखी है वो बहुत लाजवाब लिखी है, आपको मानना पड़ेगा। इस वीडियो को समझाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैंने इस कॉमिक्स को बहुत बार पढ़ा है, क्योंकि एक बार पढ़ने में मुझे समझ में नहीं आ रहा था,
तो मैंने इसको काफ़ी बार पढ़ा है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करी है, कहीं मैं आपके साथ कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर दूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको जितना हो सके आसान ज़बान में समझा सकूँ कि सेंट्री के साथ असल में हुआ क्या था और इसका असल ओरिजिन क्या था। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्री कौन है, रॉबर्ट कौन है और वॉइड कौन है, और इन सब के ओरिजिन स्टोरी क्या थी और इन सब के साथ क्या हुआ था। और अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अब जो है सेंट्री यहाँ पे आ चुका है, मतलब वॉइड अभी नहीं है थोड़ी टाइम के लिए। और अभी इसके बाद जो अगला इवेंट जिसमें सेंट्री में नज़र आएगा वो सिविल वॉर का था, जो कि मैं अपने चैनल पे पहले ही शेयर कर चुका हूँ। लेकिन सिविल वॉर के इवेंट के अंदर ये इतना ज़्यादा आगे आगे नहीं था, लेकिन ये जो है आयरन मैन की टीम के साइड पे था, ये मैं आपको बताता चलूँ। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और इस वीडियो को बनाने में मैंने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है। सो गाइस, मैं यही चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें और इसके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का ज़रूर इंतजार रहेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देख सकें और वो लोग इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। और मुझे सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। वहाँ पे मैं छोटी मोटी अपडेट्स, मूवीज़ और कॉमिक्स दोनों से रिलेटेड शेयर करता ही रहता हूँ, और मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहा करूँगा। सो गाइस, जाने से पहले बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट सीरीज़ शुरू करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।